ठीक है, तो ये हमारा M1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो ये M1 टेस्ट है, कितनी तारीख का था? शायद 7 तारीख का था। ठीक है, जो भी आपका इसी लास्ट संडे 7th, मतलब जो भी है 7th 11 21 जो भी है। ठीक है, तो 7 तारीख का आपका टेस्ट है M1 का। ठीक है, अच्छा, तो देखते हैं। इन द गिवन VT ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड विल बी। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है और VT ग्राफ दे रखा है, तो सिंपल क्या है, इसका एरिया निकाल दो। और इस बार क्या होगा, जो यहाँ तक का एरिया है इसका, ये वाला भी ऐड होगा नीचे वाला, तो एरिया कितना आएगा, यहाँ तक का एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ 2 × 20, तो यार 20 आ जाएगा। ये वाला कितना आएगा 40, इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेट करोगे तो एरिया 10 आ जाएगा, इसका भी 10 आएगा, -10। लेकिन हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है। तो सारे एरिया जितने भी आए ना सबको ऐड कर दो, कितना आएगा 20 + 20 + 40 + 10 + 10 100 आ जाएगा। ठीक है, एरिया निकालना था सिंपल बस इसमें। अच्छा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड अप टू टिल nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो आपको पता है कि S1 और S2 को जितने भी जो रेसे होते हैं सारे इस फॉर्मेट में होते हैं, 1 3 5 7 9, ये सब ने पढ़ा होता है। और इसको क्या क्या कहते हैं, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर ये ऊपर से गिराए जाते हैं इस टाइप से ही, मतलब कि अगर ड्रॉप किया जाता है तो इसी डिस्टेंस से नीचे गिरते भी है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 2 का डिफरेंस आ रहा है सब में, तो क्या होगा यहाँ पे GP तो नहीं होगी, AP होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि AP में क्या होता है आपका, इसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है, कॉमन डिफरेंस सेम। और GP जब बनाता है, जब किसी फैक्टर से सभी जो नंबर है उनको सबको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पे फैक्टर से किसी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो वहाँ पे GP बनाएगा। ठीक है, तो यही आपको डिफरेंस देखना था दोनों में, कौन सा AP है GP है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। स्टॉपिंग डिस्टेंस में आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, S = V² / 2a, जो यहाँ से आता है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, V² = U² + 2as। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, और स्टॉप कर रहे हैं तो एक्सेलेरेशन मेरा नेगेटिव में होगा, तो -2as, तो यहाँ से ये आ जाता है S = U² / 2a। ठीक है, तो क्या बताएं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर के, तो स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी ही थी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। क्या कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन में, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन, इसके डायरेक्टली नहीं होता, इसके इनवर्सली होता है, तो ये गलत है। इनिशियल वेलोसिटी के इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ये भी गलत, और इसके ये भी गलत है, हटाओ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं, 2 cars A and B आर रनिंग एट वेलोसिटी ऑफ 60 km/h and 45 km/h। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A विद रेस्पेक्ट टू B, यानी VA विद रेस्पेक्ट टू B, ये होता है VA - VB। VA कितना दे रखा है मेरे को 60, VB दे रखा है 45, कितना आ गया 15। क्या था, कुछ भी नहीं था इसमें, तो A आंसर है। A 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक विद ए वेलोसिटी ऑफ 720 km/h। ठीक है, एक ट्रेन है जो आपकी 72 km/h से चल रही है। ए बर्ड इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 km/h। ठीक है, ए बर्ड इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी 18 km/h, यानी एक पैरेट है जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है विद स्पीड 18 km/h से। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, यानी कि जो एक बर्ड है यहाँ पे सपोज है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है,
कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 175 मीटर। अब अपोजिट में चल रही है और ये वाली वेलोसिटी इधर चल रही है, तो यानी जो दोनों वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पैरट विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो यानी वीपी माइनस वीटी। अब ये अपोजिट में है तो यानी प्लस हो जाएगी, तो यानी टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, 90 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस है मीटर में दे रखी है सारे, और सेकंड में मेरा आंसर आ रहा है टाइम का, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूँगा 5/18 से, तो आ गया मेरा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो टाइम कैसे निकाल लोगे, S/V, डिस्टेंस है मेरी 175, वेलोसिटी है मेरी 25, डिवाइड कर लेना, 7 सेकंड आ गया, डी आंसर। कह रहा है एक जगलर थ्रो बॉल्स इनटू एयर थ्रोन वन व्हेन अवर द प्रीवियस वन इज एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, जब एक बॉल को फेंकता है यानी कि दूसरी वाली उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, एक को फेंका ऊपर और जब दूसरी को फेंक रहा है तो पहले वाली है ऐसे करके होता है ना, कुछ घुमा रहे होते हैं पूरे ऐसे करके हाथों से। तो कह रहा है कि इफ ही थ्रो n बॉल इन ईच सेकंड, ठीक है, यानी कि जो आपकी n बॉल है उसके लिए कितने सेकंड लग रही है, 1 सेकंड। तो बोल रहा है कि द हाइट विच ईच बॉल राइज, यानी एक बॉल का निकाल लो, तो एक बॉल कितना टाइम में जा रही होगी, इसका टाइम होगा 1/n सेकंड। ठीक है, इसके लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी पे निकालनी होगी। अब मैक्सिमम हाइट पे जाके आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो v = u + at। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है, और एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड लगता है तो -g, और टाइम मेरा आ गया है 1/n सेकंड एक बॉल के लिए, तो 1/n, तो यानी कि u मेरा आ गया g/n मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको पता है कि हाइट कैसे निकल सकती है, कितना ऊपर जा रहा है, या तो इससे निकालना u²/2g से, सिंपल। u कितना है मेरा, g/n का स्क्वायर अपॉन 2g। सोल्व करो इसको, g/2n² आ जाएगा आंसर, ए आंसर आ गया। या फिर वो भी ऐसे भी कर सकते हो आप, s = ut + ½ at²। तो इनिशियल वेलोसिटी तो ut वाला, ये तो 0 मानोगे इसको, ½ at², ए कितना है g/n इंटू t², सॉरी g/n नहीं, ये तो g होगा यहाँ पे, g/n, सॉरी u यहाँ पे नहीं आएगा, ये u इंटू g/n, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है, माइनस। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको कितना आएगा, u g/n माइनस ½ g इंटू g/n का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे सोल्व करके, इसमें फिर g/n है, ठीक है, तो u g/n माइनस कर दो कि u g/n, रुक जा दोबारा करते हैं। s = u, मेरा u कितना है, ut g/n है, इंटू टाइम है मेरा कितना, 1/n हो गया, माइनस ½ at² माइनस g, तो g/n का स्क्वायर अब हो जाएगा, तो g/n² माइनस टाइम मेरा g/n थोड़ी ना, ये तो 1/n होगा, सॉरी, तो g/2n², तो इसको सॉल्व करोगे तो ये भी g/2n² हो जाएगा। ठीक है, तो g/2n² आंसर आ गया। तो डायरेक्टली वही है कि हाइट का फॉर्मूला लगा दो तो उसी से आंसर सही आ जाएगा। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, ए वुमेन राइड्स ए बाईसाइकिल विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन ए ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो आपको क्या कह रहा है, रेन फॉलिंग हो रही है ऊपर से कितने वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकंड से, ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, इधर जा रही है 12 मीटर पर सेकंड से, इन विच डायरेक्शन सी वुड होल्ड हर अम्ब्रेला। तो जो ये वेलोसिटी जा रही होती है इसको पलट के इधर दे देते हैं 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ, अच्छा अब मेरे को बताना इन विच डायरेक्शन सी होल्ड हर अम्ब्रेला, यहाँ से वर्टिकल से थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, विद वर्टिकल देख लेते हैं कितना होगा, तो यहाँ पे tan थीटा कितना आएगा, हमेशा जो भी जिस डायरेक्शन में जो भी पार्टिकल जा रहा होता है उसको पलट के दे देते हैं वेलोसिटी। तो tan थीटा कितना आएगा मेरा 12/30, सोल्व करोगे तो 2/5 आ जाएगा इसको, तो मेरा
थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2/5। किस डायरेक्शन में है? अब यानी कि अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में होल्ड करके रखेगा ना ऊपर की तरफ, तो यानी कि मेरे डायरेक्शन होते ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि वेस्ट की तरफ, टूवर्ड्स वेस्ट। एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स विद द वर्टिकल टूवर्ड्स द ईस्ट, ये गलत है। एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2/5, ये ठीक है, विद द वर्टिकल टूवर्ड्स द वेस्ट, ये ठीक आंसर है। सी ऑप्शन में क्या रहेगा? 5/2 गलत है, 5/2 गलत है। ठीक है, A river is flowing from west to east within a speed of 5 meter per second. A swimmer can swim in still water at a speed of 10 meter per second. ठीक है, तो यानी कि स्टिल वाटर में वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और रिवर की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। सीधा यही बना लिया करो ट्राइंगल इस क्वेश्चन में जब भी आए रिवर वगैरह के रिलेटिव के। इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन साउथ बैंक एंड रीच अपोजिट पॉइंट बी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से जा रहा है, तो व्हाट डायरेक्शन शुड ही स्विम, किस डायरेक्शन में इसको मूव करना है? इसको एग्जैक्टली इसके अपोजिट जाना है। तो आपको पता है कि जब भी रिवर इधर की तरफ फ्लो करेगी तो जो इसका मोशन होगा थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कुछ एंगल को उसको इधर की साइड में शिफ्ट होना पड़ेगा, कुछ एंगल थीटा पे। अब वही एंगल पूछा है कि कितना होगा, कि tan थीटा कितना आएगा यहाँ पे? 5/10, यानी कि tan थीटा कितना आया? 1/2। ठीक है, सॉरी, जो इसकी वेलोसिटी है वो इसको इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, तो ये tan आपका ये वाला आएगा, तो यहाँ पे आएगा sin थीटा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्टिल वाटर में थी तो जब तो 10 मीटर पर सेकंड थी, अब ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मैन की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, तो sin थीटा आ गया मेरा 1/2, तो थीटा आ गया मेरा 30 डिग्री। अब किस डायरेक्शन में? ये नॉर्थ की तरफ जाना था, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यानी 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। The equation of motion of a projectile are given by x equal to 30 60 and 2y equal to 96 t minus 9.8 t square. The angle of projection is, यानी कि tan थीटा निकालना है आपको, v by vx से निकल जाएगा, तो vx यहाँ से आ जाएगा मेरा, कितना आएगा? 36, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वाली पोजीशन पे इसका एंगल कितना होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे पहले क्या है, 2 को इधर ले आओ, तो y इक्वल टू 48t माइनस 4.98 t स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो vy आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे t की पावर 1 है तो 48 हो जाएगा, ये t की स्क्वायर है तो 2t हो जाएगा, तो 9.8 इंटू टी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मेरी vy की डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी? 48, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि vy कितना आ गया? 48, और vx आ गया मेरा 36, तो कितना आ गया? tan थीटा की वैल्यू 4/3। लेकिन जो आपके सारे आंसर है वो साइन में दे रखे हैं, तो ठीक है, यानी कि साइन थीटा कितना होगा मेरा? 4/5। जो भी ऊपर वाला होता है वो साइन होता है ना, तो मैंने सीधा 4/5 लिख दिया, क्योंकि इसका हॉरिजॉन जो मेरा हाइपोटेनियस होगी वो तो मेरी 5 होगी। A hiker stand on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throw a stone horizontally with a speed of 15 meter per second. The time taken by the stone to reach the ground. इसका कुछ काम नहीं है, बेकार है ये तो, क्योंकि टाइम पीरियड नीचे जाने में कितना टाइम लग रहा है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, √2h/g। हाइट कितनी दे रखी है? 490 में दे रखी है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि g की वैल्यू आपको 10 ले कि 9.8 ले, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 98 इंटू 10, 9.8 का अंडर रूट, इसको काटा तो 10 आया, तो अंडर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड आंसर आ गया। Two particles are projected in air with a speed u at an angle θ1 and θ2. Both are acute, यानी कि 90 डिग्री से कम, to the horizontal respectively. If the height reached by the first particle is greater than that of the second, ठीक है, then the which one of the following is correct? अब आपको पता है हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब आपको बोला है कि जो फर्स्ट, इफ द हाइट रीच बाय द फर्स्ट पार्टिकल
H1 इज ग्रेटर देन H2, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g इज ग्रेटर देन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g। ये सब कुछ काट दो, यानी जो, और आपको पता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे मेरा साइन थीटा बढ़ता है, तो यानी कि साइन थीटा ये वाला बड़ा है ना, तो थीटा 1 भी इज ग्रेटर देन थीटा 2 ही होगा, तो ए आंसर हो जाएगा। बोल रहे हैं कि इफ आर एंड एच रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल देन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इज। अब आपको सीधा फॉर्मूला पता होगा, आर इक्वल टू 4h कोट थीटा, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आर टेन थीटा इक्वल टू 4h। मुझे एंगल बताना है तो यहाँ से डायरेक्टली एंगल आ जाएगा, टेन इनवर्स 4h बाई आर। ये तो आ ही गया होगा ना समझ में, ये आर इधर आया, फिर टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4h बाई आर, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 4h बाई आर। When air resistance is taken into account, एयर रेजिस्टेंस को ले रहे हैं while dealing with the motion of the projectile, which of the following property of the projectile shown an increase, कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से ऐसी होगी जो बढ़ेगी। अच्छा, अब आपको पता है कि मोशंस में ना थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, अगर रेजिस्टेंस हो रही है कि यहाँ से यहाँ तक ही जा पाएगा, यहाँ पे जा पाएगा, थोड़ा ठीक है कम होगा। अगर रेंज की बात करी जाए तो यानी कि आपको पता है कि जब रेंज है, अगर एयर रेजिस्टेंस आ गए है तो ये भी थोड़ी पहले ही गिर जाएगा, ठीक है, कि ज़्यादा आगे तक जा ही नहीं पाएगा जितना जाना था, यानी कि रेंज भी मेरी क्या होगी डिक्रीज। मैक्सिमम हाइट, जितना हाइट तक जाना था एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से थोड़ा सा नीचे ही रह जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट भी मेरी डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, अच्छा जब एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड हुआ है तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो भी इसमें इंक्रीज डिक्रीज होएगी, तो ये भी डिक्रीज होगा। द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द ग्राउंड, द एंगल विद, अच्छा अब जैसे देख रहे हो, आप खुद भी देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि जैसे ही यहाँ पे गिरता है, अगर ये नॉर्मल होता बट ये ऐसे गिर रहा है तो यानी कि ऐसे गिर रहा है, ठीक है। तो अगर आप एंगल देखो इसका, इसके साथ में पहले तो ऐसे जा रहा था ये वाला, फिर बाद में ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल थीटा पहले है, ये थीटा वाला बाद में है, तो यानी कि एंगल जो है आपका प्रोजेक्टाइल का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एंगल एट विच इज द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि एंगल आपका बढ़ जाएगा। Two projectiles are fired from the same point with same speed at an angle of 60 degree and 30 degree respectively. Which one of the following is true? यहाँ पे तो यही होता है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप हो गया, मतलब 90 में से एक 60 वाला हो गया, एक 30 वाला हो गया, तो यानी कि इनकी रेंज सेम हो जाएगी। Which of the following is true? यहाँ पे तो इसको याद ही रख लो अच्छे से। Aeroplane flying horizontally with a speed of 360 km per hour and releases a bomb at a height of 490 meter from the ground. If g is 9.8, it will strike the ground at. अच्छा, तो सबसे पहले ये क्या है कि एक एरोप्लेन है जो भी आपका कितनी स्पीड से चल रहा है, 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कितनी हाइट पे है, 490 मीटर की हाइट पे है, तो बॉम्ब यहाँ से कितनी हाइट पे गिरेगा ये आपको बताना है। तो यानी कि यहाँ पे यहाँ तक जाने में टाइम निकाल लो, टाइम कैसे निकलेगा इस 490 मीटर की डिस्टेंस से, तो सीधा टाइम तो ऐसे निकल जाएगा 2h/g अंडर रूट से। तो हाइट कितनी है मेरी 490, अभी थोड़ी देर पहले निकाल ली भी थी, कितना आई थी, सोल्व कर लेना 10 सेकंड आएगी, तो यहाँ पे टाइम आ गया 10 सेकंड, तो यानी कि ये भी 10 सेकंड तक ऐसे ऐसे इधर तक फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, इस डायरेक्शन में आपको पता है कि वेलोसिटी कितनी है 360 किलोमीटर पर आवर, और टाइम मेरा यहाँ से आ गया है, तो डिस्टेंस कैसे आ जाएगी v इंटू टी, वेलोसिटी है 360 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कैसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 20 आ गया, तो 100 मेरी वेलोसिटी हो गई, और टाइम मेरा लग रहा है 10 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर, सारे ऑप्शन किलोमीटर में है तो कितना होगा 1 किलोमीटर, सी आंसर हो जाएगा। For bodies A, B, C and D are projected with equal speed having an angle of 50 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree with the horizontal respectively. The body having the shortest range. अच्छा,
रेंज का एक फॉर्मूला यही पढ़ा होगा आपने, अगर एक ही एंगल पे देखा जाए, यानी कि साइन थीटा पे एक तो ये फॉर्मूला साइन थीटा कोस थीटा वाले, इसे ना देख के हमें ना ये वाला फॉर्मूला देखना चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर थीटा ज़्यादा होगा जिसका, उसकी रेंज भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसका जितना थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन की भी वैल्यू बढ़ती है। पहले में केस में क्या आएगी, साइन 2 थीटा यानी साइन 30 डिग्री, दूसरे में आएगा साइन 60 डिग्री, इसमें आएगा साइन 90, इसमें आएगा साइन 120। तो सबसे ज़्यादा किस में आए, सबसे छोटी वैल्यू किस में आएगी मेरी, इस 15 डिग्री वाले में। तो यानी कि रेंज भी इसमें सबसे क्या आएगी, छोटी आएगी। तो ए ही वाला है आंसर मेरा, ए। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आएगा नहीं वैसे ऐसा कभी भी क्वेश्चन नेट में। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो आपको इक्वेशन देती है y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब आपको बताना है कि सारी चीज़ें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, रेंज निकालनी है, हाइट निकालनी है और टी निकालना है। कैसे निकालोगे आप ना, इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, जो आपको पता है वैल्यू उसकी प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये मतलब सबको याद होनी ही चाहिए। अब यहाँ से आप देख रहे होगे ए एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स टेन थीटा है, यानी कि टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, ए के। अच्छा, बी किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो भी है वो सब इसके इक्वल आएगा, यानी बी इज इक्वल टू जी बाय 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि मेरे को u की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब देखो u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो g बाय 2b। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, a है, तो u स्क्वायर आ गया मेरा g बाय 2b कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, लेकिन हमारे जो है ना सारे ऑप्शन ना वो a बाई बी के टर्म्स में ही दे रखे हैं, यानी कि आपको ना इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे, इसकी साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो फिर ये किस में जाएगा, नहीं इसमें नहीं जाएगा ये। अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, द हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज वगैरह हाइट वगैरह। अच्छा, पहले ना एक बार रेंज निकाल के देखते हैं इसकी। रेंज का हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाय जी। अच्छा, अगर मैं इसको 2u स्क्वायर को प्लस साइन थीटा कोस थीटा, अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा से मल्टीप्लाई करूँ और कोस थीटा से डिवाइड करूँ तो कोस स्क्वायर थीटा और नीचे भी मेरा कोस थीटा आएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अच्छा बाई जी भी है, तो 2u स्क्वायर बाई जी इंटू टेन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये रेंज है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2u स्क्वायर बाई जी, और आपको पता है 2u स्क्वायर बाई जी किसके इक्वल है, यहाँ से देख लेंगे, 2u स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 1 बाय बी कोस स्क्वायर थीटा के, मतलब पूरा ही देख लेते हैं, 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जो है यहाँ पे अगर इसको इधर लाते हैं 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय जी इज इक्वल टू आएगा 1 बाय बी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा था, इंटू टेन थीटा, ये मेरा आया है पूरा 1 बाई बी के इक्वल, और टेन थीटा मेरा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ये मेरा 1 बाई बी है, तो आपकी रेंज आ गई ए बाई बी के इक्वल। मतलब यहाँ पे ना आपको ऐसे ही है ना रिलेट करके सोल्व करना है। अब यानी रेंज का मेरा आ गया बी मेरा पी से मिल रहा है, बी पी किस ऑप्शन में मिल रहा है, इस ऑप्शन में मिल रहा है, तो यानी कि ए तो एस से ही मिलेगा, यानी ए वाला जो है एस से मिल जाएगा। अब मेरे को सी या डी निकाल लेते हैं किसी से भी, कैसे भी करके, सॉरी मिटाना पड़ेगा ये पहले यहाँ पे, ठीक है। कैसे करेंगे, जब हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या है मेरी टेन थीटा के इक्वल है,
और आपका 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई जी है मेरा, वो 1/b के इक्वल है। यही है, इनसे ही होने हैं सारे जो भी होने हैं। हाइट पता है, हाइट कैसे निकाल सकते हैं? ये होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब मेरे को ना इसको कोस स्क्वायर थीटा बनाना है, मतलब इस टाइप के फॉर्मेट में बनाना है। तो कैसे होगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपन क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, और आपको पता है यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई जी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 1/2b। और टेन स्क्वायर थीटा की क्या आएगी वैल्यू, ए स्क्वायर। तो यानी किसकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर बाय, अच्छा एक तो 2 ये है और एक 2 वहाँ से है करके, तो ए स्क्वायर बाय 4b। तो यानी कि मेरी h की वैल्यू, सी मेरे r से मिलता है, सीधी सी बात है, यानी कि t किससे मिलता है, q से। तो c मेरा r से, d मेरा q से, तो c आंसर हो जाएगा। इसमें सारे निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब जो आपको निकाल सकते वही निकालना है, सब मत निकालो। A bullet of mass 40 gram moving with the speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. The average resistive force exerted by the block on the bullet is। अच्छा देखो यहाँ से पहले आप s इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a से तो एक्सलेशन आ जाएगा, तो a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2s। अब a आ जाएगा तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा फोर्स आ जाएगा, m a होता है। तो निकालो v स्क्वायर 90 इंटू 90 2 इंटू कितने डिस्टेंस बाद 60 सेंटीमीटर, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, तो एक जीरो से एक जीरो गया, 3 2, अच्छा तो 9 3 जा कितना होगा 27, तो 27 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 4। मास मेरा 40 ग्राम है, तो 40 इंटू 10 की पावर -3। एक्सलेशन मेरा है 27/4 इंटू 10 की पावर 3, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा 270। A body of mass 0.4 kg is starting at origin at t equal to 0 with a speed of 10 meter per second in the positive x-axis. Direction is subjected to a constant force F equal to 8 Newton towards negative x-axis. The position of the body after 25 second is। ये क्वेश्चन तो नहीं किया, क्या है? ए बॉडी ऑफ मास दे रखा है मेरे को, ठीक है 0.4 kg at origin with a speed of 10 meter per second है in the positive x-axis direction is subjected to a constant force 8 Newton। इस डायरेक्शन में आपकी 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है। द पोजिशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 25 सेकेंड। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अब देखो क्या है कि पहले आपको क्या होगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं पहले एक बार, इतना ठीक रहेगा है ना। अब सोल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन था, अब देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से एक्सलेशन लग रहा है, वेलोसिटी है से जा रहा है। अब मेरा एक्सलेशन कितना आएगा 8/0.4, तो यानी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो 25 सेकंड बाद वो कितने डिस्टेंस पे होगा, सीधी सी बात है कि नेगेटिव में जा रहा होगा क्योंकि ये वाली वेलोसिटी 0 होगी। अब ये कितने टाइम बाद ये वेलोसिटी 0 होगी, मतलब यहाँ पे जाएगा, मतलब यहाँ तक कितने जाएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलेरेशन लग रहा है मेरा 20 और t, तो t आ गया मेरा 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकंड के लिए तो वो इधर ट्रेवल करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो डिस्टेंस आ जाएगी मेरी 10 इंटू 0.5 यानी कि 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर। अच्छा अब वो 24.5 सेकंड के लिए तो इधर मूव करेगा ना विद एक्सलरेटेड मोशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको ना आप 24.5 ना लेके ना 25 ही ले लो, सबसे बढ़िया है। तो कैसे आएगा s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो यानी 0
प्लस हाफ, एक्सलेशन कितना है 25 इंटू टी स्क्वायर, तो 25 इंटू 25 कितना आएगा 12.5, 25 इंटू 25 कितना होगा 625 इंटू 12.5, अप्रोक्सीमेटली 7000 के अराउंड आएगा आंसर। तो और नेगेटिव में भी आएगा साथ साथ, क्योंकि इधर डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है, सॉरी -6000 आएगा। 625 है ना, क्योंकि थोड़ा देखो आंसर ना हमने बढ़ाया है वैल्यू, तो आंसर थोड़ा हमारा नेगेटिव कम आएगा, तो 6000 तक चला जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए। If the force on a rocket moving with a velocity of 300 meter per second is 210 Newton, then the rate of combustion of the fuel, rate of combustion आपसे पूछा यानी dm/dt पूछ रहा है, इनटू वेलोसिटी के मल्टीप्लाई करते हो तो फोर्स आता है, ये आपसे पूछा है, तो कितना होगा F/v, फोर्स कितनी है आपकी 210 अपॉन 300, एक जीरो से एक जीरो गए तो 7/10 0.7 आंसर आ जाएगा। A figure show xt/yt diagram of a particle moving in 2 dimension. If the particle has a mass of 500 gram, then the force acting on the particle is। अच्छा ठीक है, फोर्स निकाल रहे हो, मास तो दे रखा है, एक्सलेशन आपको फाइंड आउट करना है, एक्सलेशन निकाल लो इससे। कैसे निकालोगे, xt ग्राफ में अगर कांस्टेंट है वेलोसिटी तो एक्सलेशन यहाँ पे कितना होगा 0, तो यानी x डायरेक्शन में तो मेरा एक्सलेशन 0 है, तो यानी इस x डायरेक्शन में x एक्सिस में तो कोई फोर्स आएगी नहीं, तो x एक्सिस वाले ऑप्शन तो काट दो आप। y एक्सिस के लिए देखते हैं, अब देखो इसका स्लोप कितना आ रहा है 2, आपको पता है y इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर इस ग्राफ के लिए, कि देखो 1 पे 1 है, 2 पे 4 है, रखो 1 पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, y इक्वल टू 2x, तो vy आएगा, एक्सलेशन आएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा एक्सलेशन है, जो भी कांस्टेंट है एक्सलेशन। तो मास कितना है मेरा 500 ग्राम इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2, ये आएगा 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 न्यूटन। किस डायरेक्शन में होगा y एक्सिस की डायरेक्शन में, तो यानी ये आंसर हो जाएगा। कह रहा फिगर शो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, लेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल 4। यहाँ पे F1 है, मतलब कि t लेस देन 0, इनिशियली F है, फिर यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F3 है, कहीं भी देख लो, यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है, सॉरी कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन 0, यहाँ पे तो वेलोसिटी भी 0 ही है, तो एक्सलेशन भी 0 ही होगा, तो तीनों ही केस में मेरा क्या है वैल्यू 0 ही आ रही होगी, तो ये आंसर। ए बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक ए रिजिड बॉल विद ए स्पीड ऑफ 10 एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज। अच्छा, फोर्स पता है आपको क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। टाइम वगैरह कितना लगा है, t लगा है, मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, वैसे आंसर तो देखो सीधा आ ही जाता है 2mu cos थीटा, ये एंगल 30 डिग्री है, ये mu से यहाँ पे आ रहा होगा मोमेंटम, तो इस डायरेक्शन में कितना लगेगा mu, और इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, सॉरी mu cos 30, और इस डायरेक्शन में कितना लगेगा mu sin 30, इधर से जाएगा तो इधर कितना लगेगा mu, फिर से वही सेम, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो mu cos 30 डिग्री, ये कितना होगा mu sin 30, ये तो सेम ही है ना, डायरेक्शन भी चेंज नहीं है और ना वैल्यू चेंज है, तो यानी इधर से आया ऐसे चला गया, तो टोटल चेंज कितना आया मोमेंटम में 2mu cos 30 डिग्री, और डिवाइड बाय टाइम कर दोगे तो मेरी फोर्स आ जाएगी, तो 2mu cos 30/t। A body of mass 10 kg is acted upon by 2 perpendicular force
6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। परपेंडिकुलर फोर्स है, एक 6 न्यूटन ऐसे लग रही है सपोज, इस पे एक ऐसे लग रही है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। जब भी एंगल 90 डिग्री का यही आता है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है 10। तो मेरी फोर्स आ गई। एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स बाय मास, 1 न्यूटन की फोर्स है और सॉरी 10 न्यूटन की फोर्स है और 10 का ही मास है, तो मेरा एक्सेलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एंगल बताना है, सपोज इसको इधर मान लो, इसको इधर मान लो, ठीक है, ऐसे करके ये 8 न्यूटन वाली है, ये 6 न्यूटन वाली है। विद रेस्पेक्ट टू 8 न्यूटन फोर्स देखना है तो ये एंगल देखेंगे, तो tan थीटा कितना आएगा, ये वाला 6/8 यानी 3/4 वाला एंगल हो जाएगा। तो एक्सलेशन है 1 किस ऑप्शन में, इसमें और इसमें है, तो ये तो ऑप्शन कट गए। एट एन एंगल ऑफ 3/4 ये 4/3 है, तो ये गलत हो गया विद रेस्पेक्ट टू 8 न्यूटन, तो मेरा यही आंसर होगा। When a body is slide down from the rest along a smooth inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal, it takes time t 20 second. When the same body slide down from the rest along a rough inclined plane, इस बार rough inclined plane ले लिया है, making an same angle, it takes 20 p second, यानी p टाइम्स बढ़ गया है। The coefficient of friction between the body and the rough plane is, सीधा सा फॉर्मूला लगाना था, म्यू इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 1/n स्क्वायर। n मतलब कि कितने n टाइम्स हो गए, यहाँ पे p टाइम्स हो गए तो p स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना है 10 30 होगा, तो 1/√3 इंटू में 1 माइनस 1/p स्क्वायर, खत्म। ये कैसे आया, कैसे भी नहीं आया, रट लो। The minimum force required to start pushing a velocity, to start a pushing body up rough inclined plane is F1। जब ऊपर जाते हैं तो उसको F1 फोर्स लगाना पड़ता है, और जब is needed to prevent it from sliding down, और नीचे जाने से रोकने के लिए इसको F2 फोर्स देना पड़ता है। If the inclined plane making an angle theta with the horizontal such that tan theta equal to 2 mu, then the ratio is F1/F2 is। अच्छा देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसको ऊपर F1 फोर्स से लेके जा रहे, खींच रहे, तो आपका जो फ्रिक्शन है वो भी इधर लगेगा, म्यू mg कोस थीटा, और mg साइन थीटा भी इधर ही लग रहा होता है, तो इन दोनों का समेशन तो होगा मेरा F1 के इक्वल, तो F1 आ गया मेरा, mg कॉमन लेता हूं, तो mg साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। अच्छा, नीचे जाने से रोकने के लिए F2 फोर्स देना होता है, ठीक है, तो इस बार जो है F2 जो मेरा आएगा वो mg साइन थीटा नीचे लग रहा है, और म्यू mg कोस थीटा इस बार ऊपर लगेगा, तो F2 कितना आएगा मेरा, mg साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, और मुझे इन्हीं का ही रेशो बताना है F1/F2। तो पहले तो mg से mg काट दो, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो इसको अंदर किसी को भी tan थीटा बना लो, कैसे, कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कोस थीटा नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो अंदर आया यहाँ पे tan थीटा प्लस म्यू, क्योंकि ये साइन थीटा बाई कोस थीटा बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा यहाँ पे कॉमन लिया है, तो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे आएगा tan थीटा माइनस म्यू, क्योंकि यहाँ पे तो कोस थीटा है नहीं ना। अब कोस थीटा यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कोस थीटा इंटू tan थीटा करते हैं तो कितना आएगा, ये साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी कि मैंने कोस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है और फिर कॉमन ले लिया है कोस थीटा को ऊपर वाले को, तो कोस थीटा से कोस थीटा कटा, tan थीटा की वैल्यू मेरी 2 म्यू है प्लस म्यू अपॉन 2 म्यू माइनस म्यू, तो 3 आंसर आ जाएगा। A block of mass m is held against a rough vertical wall by pressing it with a finger. If the coefficient of friction between the block and the wall is mu and the acceleration due to gravity is g,
व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बाय द फिंगर टू होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल इज। फोर्स क्या होता है एम में, एक्सलेशन कितना आएगा जी बाई म्यू आता है, तो फोर्स कितनी होगी एम जी बाई म्यू। द रियर साइड ऑफ ए ट्रक इज ओपन, अच्छा रियर साइड यानी कि पीछे का साइड इज ओपन एंड बॉक्स ऑफ मास 40 kg इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड। अच्छा यानी कि ये मान लो कुछ ऐसे टाइप से चल रहा है, ये एक ट्रक है, ये डिस्टेंस कितनी है मेरी 5 मीटर है। अच्छा सपोज यहाँ पे रखा है ना 40 kg का पार्टिकल एक बॉक्स रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस इज 0.15। द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रक किसने एक्सेलरेशन से चला है 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चला है ऑन ए स्ट्रेट रोड। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक। अच्छा ये कितने एक्सेलरेशन से पीछे जाएगा वो निकाल लेते हैं एक बार, उस हिसाब से मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है मतलब वहाँ से टाइम वगैरह आ जाएगा कितने टाइम तक के लिए यहाँ पे चला, फिर उतने ही टाइम से आगे जाएगा। देखो करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स आपकी कितनी होगी म्यू एम जी, ठीक है 0.15। अच्छा आपकी जो फोर्स कितनी लग रही है, जो आपकी अप्लाइड फोर्स है आगे की 40 इंटू 2 80 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है म्यू एम जी 0.15 इंटू एम इज 40 इंटू जी इज 10 बाई 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0 गया 50 इंटू 4 60, यानी कि नेट जो फोर्स है वो कितनी होगी मेरी एफ नेट 20 न्यूटन। इतने ही एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा होगा क्योंकि इस पे तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ना, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 20 और बाय 40 तो कितना आएगा 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा अब आप एक बात देखो, S इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर में S इज प्रोपोर्शनल टू A, क्योंकि हमें सेम टाइम के लिए निकालना है कि कितने टाइम में, जितने टाइम में 5 मीटर आ जाएगा इतने टाइम में ये ट्रक कितना आगे जाएगा। ठीक है इफ S इज प्रोपोर्शनल टू A और एक्सेलरेशन कितना है मेरा 0.5 आया ना जो बॉक्स है मेरा, जब वो 0.5 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो वो कर रहा है 5 मीटर मूव। अच्छा ट्रक कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी एक्सेलरेशन मेरा कितने टाइम्स ज़्यादा है 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो यानी कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका भी वो कितने टाइम्स ज़्यादा होगा 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, यानी कि 20 मीटर। तो यानी कि 20 मीटर आंसर हो जाएगा। यही तो बोला है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये कितना आगे जाएगा कि ये बॉक्स पीछे गिर जाएगा यहाँ से, तो ये 5 मीटर पीछे मूव करेगा 0.5 एक्सेलरेशन से, तो ये 2 मीटर एक्सेलरेशन से आगे 20 मीटर चला जाएगा। Two blocks A and B of mass 10 kg and 15 kg are placed in contact with each other, rest on a rough horizontal surface as shown in the figure. तो coefficient of friction दे रखा है आपको इनके बीच का 0.2, a horizontal force of 200 Newton is applied, the acceleration of the system सिंपल है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन टोटल मास। अप्लाइड कितनी करी है 200, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालोगे, निकाल लेते हैं म्यू एम जी से 0.2, टोटल मास कितना है सिस्टम का 25 इंटू 10, इस डेसिमल से ये 10 हटा तो 25 इंटू 10 टू 50, तो माइनस 50 अपॉन मास टोटल कितना है 25, तो 150 अपॉन 25 कितना आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A stone of mass m tied to the end of a string revolves in a vertical circle of radius r। ठीक है एक स्टोन मास m को बांध दिया तो ऐसे घूम रहा है पूरा वर्टिकल में। ठीक है अब क्या है, मुझे क्या बताना है बेसिकली आपको, नेट फोर्स एट द लोवेस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे। अच्छा ठीक है लोवेस्ट पॉइंट पे देखे तो देखो जिस यहाँ पे एक मास बांधा है तो टेंशन तो ऊपर की साइड में लग रही होगी पहले केस में, अगर लोअर केस की बात करें तो T1, नीचे मेरा हमेशा mg लगता है वो तो फिक्स है। अच्छा तो यहाँ पे मेरी लोवेस्ट पॉइंट पे कितनी आएगी नेट फोर्स
एम जी माइनस T1, और यहाँ पे क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, एम जी मेरा यहीं लग रहा होगा, T1 भी मेरा नीचे ही लग रहा होगा, T2 इस बार अपर साइड में जाते T2 कर दिया है, तो नेट फोर्स कितनी आ रही होगी मेरी, एम जी प्लस T2। तो लोवेस्ट पॉइंट पे मेरी एम जी माइनस T1 है और हाईएस्ट पॉइंट पे एम जी प्लस T2 है, यही आंसर होगा। ठीक है, figure shows a man of mass 55 kg standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square. The net force acting on the man F equal to m में मास दे रखा है 55, एक्सेलेरेशन दे रखा है 1, 55 न्यूटन। ये भी कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, ए मंकी ऑफ मास 40 kg climbs on a massless rope which can stand maximum tension of 500 Newton. In which of the following case will the rope break? किस केस में मेरी जो रोप है वो ब्रेक हो जाएगी? कैसे करेंगे? आपको पता है ऊपर जब डायरेक्शन में जाते हैं तो टेंशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एम जी प्लस ए, बीच में प्लस आता है, मास कितना दे रखा है 40, मैक्सिमम टेंशन दे रखी है 500, ये 10 है, एक्सेलेरेशन देख लेते हैं कितना आ सकता है मैक्सिमम, 0 से 0 गया, 50 इक्वल टू 40A प्लस 4A, 4A इक्वल टू 10, तो एक्सेलेरेशन आ गया 2.5, मतलब ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से मैक्सिममली मूव कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा एक्सेलेरेशन आएगा तो वह टूट जाएगी ब्रो, जो रोप है। तो हमें वही बताना है, द मंकी क्लाइम्स अप चढ़ना चाहिए, सीधी सी बात है। मंकी क्लाइम्स डाउन, डाउन से में करेगा तो और ही कम हो जाएगी, ज़्यादा एक्सेलेरेशन से कर पाएगा। मंकी क्लाइम्स अप विद ए 5 यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से तो करेगा तो एक्सेलेरेशन आएगा ही नहीं, 0 है, खत्म है। मंकी फॉल डाउन द रोप फिल, ये बेकार है, ए ही आंसर हो जाएगा। A mass of 100 kg is suspended by means of a thread. The system is lifted up. Lifted up किया है with an acceleration of 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड केस में क्या है, लोवर्ड with an acceleration of 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, यानी कि एक मास है, पहले एक बार ऊपर की तरफ मूव किया है तो इस एक्सेलेरेशन से, एक बार क्या किया डाउनवर्ड मूव किया है इतने एक्सेलेरेशन से। ठीक है, जब अपवर्ड में जाता है तो मैक्सिमम फोर्स की टेंशन कितनी हो सकती है, एम जी प्लस ए, मेरे को तो रेशो बताना है ना, और T2 डाउनवर्ड में क्या होता है जी माइनस ए, तो एम से तो एम कट गया, जी प्लस ए, जी कितना है मेरा 9.8 प्लस एक्सेलेरेशन कितना है 4.9 अपॉन 9.8 माइनस 4.9, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 15, यह अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 5, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो 3:1। What is the maximum value of the force F such that the block shown in the figure arrangement does not move? यानी कि इसका इधर कितना कंपोनेंट लग रहा होगा, F cos 60, डाउनवर्ड में कितना लग रहा होगा F sin 60, इधर mg भी लग रहा होगा, ऊपर आपका नॉर्मल लग रहा होगा, तो नॉर्मल कितना आएगा मेरा F √3/2 प्लस mg कितना है, मास कितना है √3 इंटू जी। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा म्यू एन, म्यू कितना है 1/2 √3, इसे मल्टीप्लाई कर दो √3g, डज नॉट मूव, यानी जो मेरा F है वो स्मॉल f के इक्वल आना चाहिए जो अप्लाइड फोर्स है, और F को 60 होता कितना है F/2 के, यानी कि मेरा ये F/2 के इक्वल आना चाहिए, यानी यहाँ से मतलब डज नॉट मूव F/2 के इक्वल आना चाहिए, यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी F/2 मल्टीप्लाई करोगे अंदर F/4 प्लस √3 से √3 कट जाएगा तो G/2, ये इधर जाएगा तो फिर से F/4 आएगा इक्वल टू G/2, 2 आया तो फोर्स आ गया मेरा
G2 या 2G या जो होता है 20 न्यूटन। Two bodies A and B have mass 20 kg and 5 kg respectively. Each one is acted upon by a force of 4 kg weight. 4 kg weight मतलब कि 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, if they acquire the same kinetic energy in the time TA and TB, then the ratio TA by TB बताना है। अच्छा ठीक है, यानी कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना Ka इक्वल टू KB है। ओके, मेरे को TA बाई TB का रेशो बताना है। अब आपको पता है कि पहले ए वाले केस में एक्सेलरेशन कितना आएगा मेरा 40/20 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। 20 kg का ही मास है ना और 4 kg का वेट लग रहा है। ए बी कितना आएगा मेरा 40/5 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ही निकालनी है जो भी है। तो ये 0 है, एक्सेलरेशन मेरा कितना दे रखा है 2 और टाइम कितना होगा यहाँ पे t है। तो यहाँ पे t कितना आएगा मेरा v/2। सेकंड में क्या आएगा 0 इंटू 8 इंटू TB। तो TB कितना आएगा v/8। अच्छा, अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर देनी है, यानी कि यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी है बेसिकली 2TA आएगी। सही कर रहा है क्या? v इक्वल टू क्या होता है 80 और एक्सेलरेशन कितना आएगा मेरा 4 kg यानी 4 kg वेट यानी कि 4/5 होता है ना। देखते हैं एक बार कैलकुलेट करके, आएगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाफ mv² के मास कितना है इसका 20, वेलोसिटी कितनी है 2TA का स्क्वायर। सेकंड केस में करते हैं हाफ ऑफ मास कितना है 5 kg, वेलोसिटी कितनी होगी, इसको छोड़ दो 8 TB का स्क्वायर। तो TA/TB का आंसर तो सही आना चाहिए, देखते हैं बाकी तो। हाफ से वाला हाफ गया 20 इंटू 4 TB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 64, सॉरी TB नहीं होगा ये TA होगा, इधर आएगा TB स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे 4 टाइम से कितना जाएगा ये 4 1 6 जा मतलब 16 टाइम, और यहाँ आएगा 4 टाइम्स जाएगा। तो TA स्क्वायर बाय TB स्क्वायर कितना आएगा 16 अपॉन ये नीचे आया 4, कुछ तो गलती करी है कहीं पे। देखते हैं दोबारा 20/20 ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, AB भी 8 आएगा। v इक्वल टू u प्लस 80, v इक्वल टू 2TA, TA यहाँ पे ठीक है, यानी कि इसके 4 टाइम्स हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी 4 टाइम्स होगी तो वो 16 टाइम्स हो जाएगी। ठीक तो लग रहा है। देखते हैं बाकी तो 4 टाइम्स आ गया। तो TA/TB कितना आ गया, आ तो गया आंसर √ 4 यानी 2 आंसर हो जाएगा। बाकी जो गलती हो रही होगी देख लेंगे एक बार इसमें। A particles in a certain conservative force field has a potential energy given by, field has a potential energy given by, आपको ये दे रखा है, the force exerted on it is, force आपको बतानी है। आपको पता है क्या होता है, force is माइनस du/dx, du/dr कुछ भी कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज फोर्स। अच्छा, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका कैसे, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, मतलब आप ऐसे लगाते ना जाना, एक बार जे कैप आएगा फिर के कैप आएगा। यानी कि पार्शियल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जब जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसका करते हैं, बाकी को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। अब मेरा ये पोटेंशियल दे रखा है 20xy/z। सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x की रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितना आएगा x का डिफरेंस है 20y/z
इंटू आई कैप, और नेगेटिव साथ में आएगा क्योंकि नेगेटिव होता है डिफ्रेंसिएशन। अच्छा अब आगे फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 20x/z जे कैप, फिर करेंगे तो क्या आएगा z के 1/z का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है -1/z²। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार नेगेटिव आएगा डिफ्रेंसिएशन भी, और नेगेटिव एक ये वाला हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आएगा 20xy/z² और k कैप। तो देख लेना कौन से ऑप्शन में है। देखो इसे पॉजिटिव पॉजिटिव दे रखे तो ये ऑप्शन कट गया, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यही आंसर है वैसे तो। ये नेगेटिव तीनों नेगेटिव गलत है, और ये वाला तो गलत है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए था। A small roller coaster start at point A with speed on a curved track shown in the figure। मतलब ऐसे जाके करा है मूव। The friction between the roller coaster and the track is negligible। फ्रिक्शन नहीं है, frictionless surface है, and it always remain in contact with the track। ठीक है, उड़ा भी नहीं है बीच में। The speed of the roller coaster of the point D on the track will be। कितनी हाइट है ये मैक्सिमम, ऐसे कर लो या ऐसे देख लो, कैसे भी सरफेस से ले जाओ तो मैक्सिमम हाइट तो हम वर्टिकल वाली ही देखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे आएगी v² = u² + 2g, और हाइट कितनी है मेरी 2h, मैक्सिमम हाइट यहाँ से गिरा है तो कितना आएगा v, कितना आएगा मेरा u² + 4gh की पावर 1/2, तो सी आंसर हो जाएगा। A curved surface is shown in the figure. The portion BCD is frictionless. There are two spherical balls of identical radii. Masses balls are released and from the rest one by one from A, which is at slightly greater than C। ठीक है, यानी कि जो ये वाला है ना यहाँ से थोड़ा सा ग्रेटर देन है। ठीक है, द सरफेस AB ball 1 has a small friction। अच्छा, एंड बॉल 2 हैज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। अच्छा, दो बॉल गिराई है, एक 1 बॉल है, एक 2 बॉल है, इसमें फ्रिक्शन है और इसमें फ्रिक्शन नहीं है। फॉर विच बॉल इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। इस वाले के लिए एनर्जी कंजर्व रहती है क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाती है जिसकी वजह से उसकी भी एनर्जी आती है जो नेगेटिव डायरेक्शन में वगैरह में होती है, तो वहाँ पे कंजर्व नहीं रहती। और इट इज़ आल्सो पाथ डिपेंडेंट, जो उससे आएगी एनर्जी। तो 2 आंसर हो जाएगा इसका, मतलब सी ऑप्शन। A bullet of mass m moving horizontally with a velocity v strike a block of wood of mass capital M and gets embedded in the block। ठीक है, एक स्मॉल बुलेट है m, एक m मास में एम्बेड हो गई, और फिर क्या बोला, द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय ए मासलेस स्ट्रिंग। अच्छा, इसको ऐसे बांध रखा है। द हाइट टू विच द ब्लॉक राइज, इसके बाद में जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसको कुछ मोमेंटम देगा, मतलब इसके पास भी कुछ वेलोसिटी आएगी, फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कितनी हाइट तक मूव करना है हमें यही देखना है यहाँ पे। तो एम वी इक्वल टू स्मॉल m प्लस m इंटू वी डैश। ठीक है, तो ये मेरा क्या लगा यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम लगा है। तो v डैश कितना आ गया मेरा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। हाइट कितनी राइज करेगा, फॉर्मूला लगा दो, h इक्वल टू u² / 2g। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, इसका पूरे का स्क्वायर होगा और अपॉन में 2g। देख लो कौन से ऑप्शन में है। स्मॉल m ऊपर आना चाहिए, ये गलत है, अपॉन कैपिटल M प्लस m का स्क्वायर, v² भी हो रहा है, 2g नीचे। ठीक है, यही आंसर है। अच्छा, क्या कह रहा है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम 2। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हेन ए बॉडी डज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इट्स काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे से फ्रिक्शन लगता रहेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो ए का हो गया मेरा एस। अच्छा, वर्क डन बाय द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सही बात है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता। पावर ऑफ द बॉडी वेरी इनवर्सली एज, इनवर्सली पी इक्वल टू होता है E/T, तो इनवर्सली विद टाइम, तो सी का हो गया मेरा क्यू। व्हेन वर्क डन, तो जो ऑप्शन में वजह फिर वो लगाई दो आप। व्हेन वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ इज 0, कब, जब वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा।
तो डी का पी सॉरी व्हेन वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ इज 0, हाँ द फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव, तो डी का आर हो गया, यही है। देखो डायरेक्टली अगर आप डी ऑप्शन से चलते तो डी का आर आता, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो सीधा आंसर लग जाता है डी। ऐसे भी कर सकते हो आप। A body is initially at rest, it undergoes one dimensional motion with constant acceleration. The power delivered to it, the time is proportional to. Acceleration क्या है मेरा? Constant. पावर का मेरे को रिलेशन देखना है। पावर क्या होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होती है? एम में, और वेलोसिटी क्या होती है मेरी? 80। तो मेरा क्या आ जाएगा? एम ए स्क्वायर टी। मास भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, क्वेश्चन नंबर 42 रह गया ना। 41 तो हो गया, 42 इसको छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। क्या है? पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल ए टैंक ऑफ 30 मीटर क्यूब। अच्छा, एक 30 मीटर का वॉल्यूम का एक टैंक है जिसको फिल करने में 15 मिनट लगते हैं। इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड, ये लोग नॉर्मली छत पे ही लगवाते हैं अपना टैंक। कितने हाइट पे? 15 मीटर, 40 मीटर की हाइट पे है। यहाँ पे आपका टैंक रखा हुआ है, यहाँ से एक पाइप गया। द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज, यहाँ पे पंप नीचे लगा होता है, कितनी एफिशिएंसी है? 30% है। जो भी यानी आपका आंसर आ रहा होगा ना, इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड आया था, उसमें 30% कर देना मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। तो यानी कि आपको पता है ऊपर यानी कि ले जा रहा है, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? एम जी एच बाई टी और इंटू 30% यानी 30/100। मास कैसे आएगा? मेरे को तो वॉल्यूम दे रखा है, तो मास कितना? रो इंटू वी, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। रो कितना है होता है वाटर का? 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है? 30। जी 10, हाइट कितनी है? 40, और टाइम कितना है मेरा? 15 मिनट, यानी 15 इंटू 60 इंटू 30/100। बस हो गया सोल्व, ऐसे ही करना था। तो 44.4 किलोवाट करके सोल्व करके आ जाएगा, यही करना था बस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। अच्छा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है पहली स्टेटमेंट में, इन वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू मूविंग बॉडीज ऑफ द इक्वल मास। ठीक है, द बॉडीज मेयरली एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। सही बात है, दोनों का मास सेम है, किसी वेलोसिटी से आ रहा हो तो लगभग वेलोसिटी में जो चेंज आएगा ना वो काफ़ी बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। तो यानी मेरा जो असर्शन है, ये वाली स्टेटमेंट है मेरी बिल्कुल ठीक है। असर्शन तो नहीं है यहाँ पे, स्टेटमेंट वाइज है, तो ए इज मेरा करेक्ट। इफ अ लाइटर बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, एक लाइटर बॉडी है, स्मॉल एम मास की मान लेते हैं, सफर से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद ए हैवी बॉडी, एक बड़ी सी बॉडी से इसका कोलिजन होता है, देन आफ्टर कोलिजन बोथ ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी। गलत है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसकी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, इसकी कम वेलोसिटी हो जाएगी। तो यानी ए इज करेक्ट और बी इज रॉन्ग। यही देखना होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, सबसे ईजी होते हैं स्टेटमेंट के। तो ए बॉल falls under gravity from a height of 10 meter with an initial downward velocity u. It collides with the ground, loses 50% of its energy. अच्छा, in the collision and then rises back to the same height. फिर सेम height से वापस चला गया. The initial velocity u is. क्या क्वेश्चन में? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, पहले भी आया तुम्हारे टेस्ट में। देखो 10 मीटर की हाइट से हमने किसी कुछ वेलोसिटी दी, यहाँ से चला, नीचे जाके उसकी वेलोसिटी में जो इसकी चेंज आया होगा, इन वेलोसिटी बढ़ी होगी। वेलोसिटी बढ़ने से क्या हुआ, उसकी मतलब वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सही सीधी सी बात है।
लेकिन उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो जीरो हो जाएगी। सपोज यहाँ पे मैं मानता हूँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, प्लस साथ ही साथ क्या होगा मेरे पास में एम जी एच भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी मेरे पास में, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मेरे पास में, जीरो। लेकिन ये वापस से सेम हाइट तक चला गया, यानी कि और इसका 50% लॉस भी हुआ है, यानी कि इसका 50% वापस सेम हाइट तक जाने के लिए मेरे को mgh तक तो मेरे को चाहिए ना इतनी एनर्जी, तो यानी इसका जो 50% है वो इस mgh के इक्वल होगा। सही बात है, यानी और इतनी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि इसका 50% इसके इक्वल है, यानी कि जो इससे मेरी वेलोसिटी आएगी वही मेरी इनिशियल वेलोसिटी u दे देगा यहाँ से। देखो कैसे कर सकते हैं इसको ना, करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो यहाँ से कर सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। देखो एक तो यहाँ से भी समझ में आता है कि इसका 50% है ना वो एम जी एच के इक्वल है, तो यहाँ से मेरी सीधी सी बात है वेलोसिटी आ सकती है, कैसे कि हाफ एम वी स्क्वायर या जो भी होगा मेरा वो किसके इक्वल हो रहा होगा, एम जी एच के इक्वल हो रहा होगा, क्योंकि आपकी जो बड़ी है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जाके वो इसी के टर्म में बड़ी है, उसका 50% लॉस हो गया है, तो ये यू स्क्वायर फिर से आपका ना √2gh ही आएगा। और इस हिसाब से 2 × 10 × h कितना है मेरा 10, तो इसका अंडर रूट ले लो, तो √2 × 10 यानी कि 1.4 यानी × 10 तो 14 मीटर पर सेकेंड। एक तो तरीका ये है करने का सोल्व डायरेक्टली, एक तरीका यहाँ से भी ये सोल्व करने का कैसे कर सकते हो, इसे 2 से तो 2 कटा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो मास से मास गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है कि यहाँ पे इसका 50% ऑफ इट्स एनर्जी इसके इक्वल है, यानी कि एम वी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एम जी एच, क्योंकि इस वापस से सेम हाइट तक रेज कराए ना, तो m से m घटा तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4gh, तो यहाँ पे 4gh लगा दो, यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यू स्क्वायर कितना आ गया मेरा 2gh, तो यू कितना आ गया मेरा अंडर रूट में 2gh, तो वही सेम है अंडर रूट में 2gh। A spherical ball A of mass 4 kg moving along a straight line strike another spherical ball of mass 1 kg at rest. After the collision A and B move with v1 velocity and v2 velocity respectively, making an angle of 30 degree and 60 degree with respect to the original direction of motion of A in the ratio v1 by v2। अच्छा ठीक है, यानी कि स्पेरिकल बॉल ऑफ A मास 4 kg आया मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसे टकराया, जो B मास था जो रेस्ट पे था, टकराने के बाद में आफ्टर कोलिजन सपोज A इधर चला गया कितने एंगल से 30 डिग्री से, और B आपका चला गया कितने एंगल से 60 डिग्री से। तो बस क्या करना है इनका, ये वाला आपको कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट आपका इक्वल हो रहे होंगे, तो कैसे है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, कितना आएगा। अगर वर्टिकल में देखें तो इनिशियली तो जीरो ही है, फाइनल में एक ऊपर की तरफ जा रहा है, 4 kg वाला मास है, तो 4v1 cos 30। सेकंड वाला जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस v2, क्योंकि 1v2 और कितना आएगा, सॉरी कोस नहीं आएगा साइन आएगा यहाँ पे आपका, साइन 30 डिग्री, नीचे जाएगा तो v2 साइन 60 डिग्री। अच्छा तो मेरे को क्या निकालना है v1 बाई v2, तो 4v1 साइन 30 कितना होता है 2v2 साइन 60 √3/2, 2 से 2 कटा तो v1 बाई v2 कितना आ गया √3/4, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया ये वाला, ठीक है।